हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं डेली आपसे यही बात बोलता हूं कि आप लोग हमेशा मेंटली प्रिपेयर रहा करिए। मेंटली प्रिपेयर रहने से हर कुछ बेहतर परिणाम निष्पादित होता है। इसलिए दोस्तों, भूगोल की श्रृंखला का आज हमारा 5वां लेक्चर आपके समक्ष जा रहा है। और जो मेरे बंधु, मेरे बहन, जो भी अगर बिल्कुल पहली बार इस वीडियोज़ को आप लोग दृष्टिपात कर रहे होंगे तो मेरे पुराने लेक्चर को आप लोग अवश्य देख के आएँ, ताकि बीच से आप लोग अपने आप को द्वंद्व का शिकार ना समझें कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है टॉपिक्स में ऐसा क्या है। ऐसा कुछ है ही नहीं कि जो आपको समझ में ना आए। इसलिए आप शुरुआती लेक्चर को एक बार देखते हुए धीरे धीरे बढ़ें और क्रम से आपको बुद्ध से आपको पूरा भारत का परिचय समझ में अवश्य आ जाएगा। तो दोस्तों, भारत के परिचय की हमने शुरुआत किया था, जिसमें हम लोगों ने अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, भारत की मानक समय रेखा, ये सारी रेखाओं को बहुत गहनता से हम लोगों ने देखा था। आज बहुत ही फैक्चुअल ओरिएंटेड ये टॉपिक है, जो कि बिल्कुल अंतिम हम लोग पड़ाव पे हैं और इसी अंतिम पड़ाव की कड़ी में आज इसे समाप्त करते हुए कल से हम लोग लेक्चर के आगे बढ़ेंगे और कल से वाकई में मज़ा आएगा। कल से हम स्टार्ट करेंगे भारत के भूभौतिक प्रदेश, और भूभौतिक प्रदेश में पहली संरचना हमारे पास होगा हिमालय। और हिमालय की संरचना को हम जब गहनता से जब एक्सप्लेन करेंगे तो पहले हम हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित विचारों पर बात करेंगे, जिसमें हम आपको बारीकी चीज़ों पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ाएंगे। जिसमें पहला कोबर का जियोसिंक्लाइन थियरी, भूसन्नति सिद्धांत और प्लेट टेक्टोनिक्स थियरी और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इसी से हम संकल्पना का विकास करेंगे कि किस प्रकार से आप लोग अभी तक रटते हुए आए हैं कि सर टेथिस सागर से हिमालय की निष्पत्ति हुआ है। उस संकल्पना को हम मृतप्राय करते हुए आपको संकल्पना अर्थात आपके अंदर ऐसे संप्रत्यय का निर्माण कराएंगे जो आपको बेहतर और टेथिस सागर को समझने में आसानी और सुगमता प्रदान करेगा। तो आइए दोस्तों, आज से हमने स्टार्ट किया है जो भी आप लोग पीछे के लेक्चर अगर आप लोग छोड़ चुके होंगे तो प्लीज़ आप लोग पीछे के लेक्चर को अवश्य देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। अगर अभी भी आप लोग देख रहे होंगे तो ध्यान से सुनिए दोस्तों। मैंने हेडिंग लिखा है भारत के पड़ोसी देश। ये भारत के पड़ोसी देश, देखो दोस्तों, मूलतः अगर भारत के पड़ोसी देशों को देखोगे तो हम लोग 7 राष्ट्र को मानते हैं जो भारत के पड़ोसी राष्ट्र हैं। 7 स्टेट्स भारत के नेबरहुड कंट्री के नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों, पहला चीज़ है कि एक बार सर थोड़ा मोटा आप बता दो। दोस्तों, पहले चीज़ आपको मैं ये बता दूं, मैं आपको 20 सेकंड का मौका दे रहा हूं। आप जहां भी बैठ के पढ़ रहे हो तो आप लोग स्टडी रूम में ही बैठे होंगे। आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग मैप को सामने रख लीजिए, जिससे कि मुझे समझाने में आसानी होगा और आपको समझने में आसानी होगा, ताकि हम दोनों आसानी से इसको ग्रहण कर सकें, मैं ग्रहण करा सकूँ और आप उसे ग्रहण कर सकें। तो आप लोग मैपिंग ले चुके होंगे, अब ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों देखो, ये है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान का आप छोटा सा अगर आप मैपिंग लिए होंगे तो मैपिंग में देखिए जहाँ पर लद्दाख है, जो अभी भारत का नया नक्शा रिप्रेजेंट किया गया 2 नवंबर 2019 को, उस नक्शे को आप लोग एक बार, वही नक्शा बन के आया होगा इस टाइम, तो उसी नक्शे को आप लोग देखिएगा। तो दोस्तों, ये हमारा भारत है और ये भारत का देखो, ये अफ़गानिस्तान है। सबसे छोटी बाउंड्री अंतर्राष्ट्रीय सीमा का कौन बनाता है? तो दोस्तों, अफ़गानिस्तान बनाता है। तो दोस्तों, अफ़गानिस्तान मात्र 106 किलोमीटर की बाउंड्री बनाता है। और यह किस स्टेट को टच करता है भारत में? तो सर पहले जम्मू कश्मीर को टच करता था, लेकिन सर अब किसी स्टेट को टच नहीं करता है, वह भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को छूता है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर लिखा है वही चीज़ कि देखो दोस्तों, अफ़गानिस्तान 106 किलोमीटर की लंबी बाउंड्री बनाता है और लद्दाख के साथ यह बाउंड्री बनाता है। ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी अवश्य ही। दोस्तों, मैपिंग, मैंने बोला था कि मैपिंग के बिना भूगोल मृतप्राय हो जाता है, सच में मृतप्राय हो जाता है। आपको अभी वो चीज़ फील हो रहा होगा कि मैप के बिना सच में ज्योग्राफी को समझना मुश्किल है। इसलिए मैपिंग को आप लोग देखते रहिएगा। दोस्तों देखो, ये लद्दाख है, लद्दाख के साथ कौन बाउंड्री बनाता है? सर अफ़गानिस्तान भारत के साथ छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करता है, जो पूरे पड़ोसी राष्ट्रों के साथ सबसे अगर छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करता है तो वह हमारा अफ़गानिस्तान है।
अब ध्यान से सुनिएगा, अफगानिस्तान के बाद ही पाकिस्तान आता है। और ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान, ये पाकिस्तान कैसे टच करता है तो ध्यान से सुनिए। आप लोग हमेशा सुनते होंगे कि सर जम्मू कश्मीर में तो इसका विवाद रहता ही है, तो ये बात तो आपको समझ में आ गई। जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे हम लोग तो थोड़ा सा आप लोग हिस्ट्री के प्रोस्पेक्टिव को भी इसमें इंक्लूड करने की कोशिश करिए। दोस्तों, जो उत्तरी पश्चिमी पंजाब प्रांत बट के गया था भारत से 1947 में विभाजन के पश्चात माउंटबेटन के घोषणा पत्र के जारी करने के साथ ही, तो वह चीज़ क्या हुआ था आपको समझ में आएगा कि सर पश्चिमी प्रांत किस में चला गया था, पश्चिमी पंजाब प्रांत किस में चला गया था दोस्तों, तो वह चला गया था पाकिस्तान के पास। उसी तरफ से जब 1947 का विभाजन हुआ तो पश्चिमी न जा कर के दोस्तों पूर्वी बंगाल, जिसे आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, वह पाकिस्तान के पास चला गया था, तो भारत के पास पश्चिम बंगाल बचा। वैसे ही पंजाब किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है, पाकिस्तान के साथ। और राजस्थान के साथ आप लोगों ने सुना होगा कि राजस्थान का बॉर्डर भी पाकिस्तान के साथ शेयर करता है। और उसी के साथ दोस्तों यहाँ पर गुजरात है। यह गुजरात में सरक्रिक, मैंने बताया था पश्चिमी बिंदु, गौर माता सरक्रिक, या आप लोगों ने नारायण सरोवर की भी मैंने चर्चा किया था। तो ये सारे बिंदु पश्चिमी बिंदु कहलाते हैं। और सरक्रिक पर पाकिस्तान के साथ गुजरात में भारत का विवाद अभी भी बना हुआ है। इसलिए दोस्तों कितने भारत के राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो दोस्तों जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, आपको यह बात अवश्य समझ में आ चुकी होगी। तो इतना तो ये बात समझ में आ गया। और दोस्तों ये एरिया है आपका लद्दाख का, और इसलिए ये दोस्तों लद्दाख के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है। तो लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, फिर नीचे आएंगे सर तो क्या होगा, पंजाब होगा, फिर उसके नीचे आएंगे सर राजस्थान, फिर गुजरात के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो दोस्तों यह 3323 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। तो आपको सर पूछेंगे कि सर ये याद रखना ज़रूरी है। दोस्तों जो हमारे दुश्मन हैं, जो हमारे, देखो इसको पैदा किसने किया, पाकिस्तान को, हमारा छोटा भाई है। और जब ज़्यादा हमारे साथ बदतमीजी करने लगा तो इंदिरा गांधी ने एक और बच्चा पैदा किया जिसका नाम है बांग्लादेश 1971 में। और लोगों ने बोला बधाई हो, बांग्लादेश हुआ है। किसने पैदा करा, इंदिरा गांधी ने। तो दोस्तों ये नालायक है, इसलिए इसकी बाउंड्री आप लोग याद कर सकते हैं अगर ज़रूरत हो तो। लेकिन दोस्तों मेरे अनुसार ये आप लोग किलोमीटर मत याद रखिएगा, क्योंकि किलोमीटर याद रखने में आप लोग इसी को रटते चले जाएंगे और ज्योग्राफी को एक तथ्यात्मक भूगोल बना देंगे। इसलिए इसकी कोई बाउंड्री ज़रूरत नहीं है। लेकिन सबसे छोटी बाउंड्री का आपको याद होना अति आवश्यक है। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, चाइना, चीन, तीसरे नंबर की बाउंड्री। देखिए मैंने चीन बोला, चीन किसके साथ शेयर करता है दोस्तों, ये देखिए चाइना है, ये चाइना है। और ये चाइना दोस्तों यहीं तक नहीं है, आपको अगर मैं देखूं तो ये दोस्तों यहाँ तक ऐसे ऐसे टच करता है चाइना। ये पूरा यहाँ पर ऑक्साई चेन का बेल्ट है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC इधर है और LOC इधर है। ठीक है दोस्तों, बोलो दोस्तों कोई समझ में? LOC पाकिस्तान के पास है, LAC चाइना के पास है। आपको समझ में, ऑक्साई चेन का भाग बोलते हैं उसको। तो दोस्तों वो भी किसको टच करता है, लद्दाख को, हिमाचल प्रदेश को। फिर उसके बाद फिर सर किसको टच करता है, उत्तराखंड को, सिक्किम को, आंध्रा को। इसलिए आंध्रा नहीं सॉरी, अरुणाचल प्रदेश को। आप लोग इसको अरुणाचल प्रदेश पूरा लिखने की कोशिश करिएगा। तो दोस्तों ये भी कितने लोगों के साथ बाउंड्री बनाता है, 5। और वो भी कितने लोगों के साथ बाउंड्री बनाता है, 5। तो हमारे दोनों दुश्मन कितने लोगों के साथ बाउंड्री बनाते हैं, 5। चाइना भी मेरा दुश्मन, पाकिस्तान भी मेरा दुश्मन, दोनों 5 लोगों के साथ बाउंड्री बनाते हैं। तो कैसे सर, एक ऊपर से छापा मारता है तो एक किनारे से धक्का मारता है। तो पाकिस्तान को किनारे वाला याद रखिएगा, और ऊपर से जो धक्का मारता है वो है चाइना। तो आपको याद हो जाएगा दोस्तों। चाइना की बाउंड्री याद रखने के लिए सर ऊपर से धक्का मारता है सर, तो ऊपर से लद्दाख हो गया सर, और लद्दाख के जस्ट नीचे सर हिमाचल प्रदेश हो गया, फिर उत्तराखंड हो गया, फिर उत्तराखंड के आगे जाएंगे सिक्किम हो गया, फिर अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो याद हो जाएगा आपको। उसके बाद दोस्तों नेपाल है। देखो दोस्तों यह नेपाल, इधर है पूरा भारत, ये पूरा हमारा भारत है, ऊपर है चाइना। जब किसी 2 विश्व महाशक्तियों के मध्य कोई छोटा अगर स्टेट, कोई छोटा राष्ट्र अगर अवस्थित होता है तो उसे हम बफर स्टेट की संज्ञा देते हैं। तो यह बफर स्टेट है नेपाल। अगर कभी भी पूछेगा कि भारत और चाइना के बीच में कौन सा बफर स्टेट है, तो दोस्तों क्या याद रखेंगे, नेपाल। और एक क्या है, भूटान। यह दोनों बफर स्टेट हैं, 2 बड़ी महाशक्तियों के मध्य छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में अवस्थित हैं। तो इसलिए इनको भी याद रख लीजिएगा, बफर स्टेट कहते हैं।
नेपाल की बाउंड्री दोस्तों कहाँ से शुरू होती है, आपको याद रखना होगा उत्तराखंड से, क्योंकि उत्तराखंड में आपने देखा होगा अभी नेपाल ने कुछ समय पहले विवाद क्रिएट किया था। तो उत्तराखंड, और उत्तराखंड के बाद हिमाचल प्रदेश आएगा कि पहले, तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश को टच नहीं करता है, क्योंकि उत्तराखंड के ऊपर हिमाचल प्रदेश है। अब मैप को देखते रहिएगा ध्यान से, तो नेपाल सबसे पहले सर उत्तराखंड, उसके बाद आपको पता है उत्तर प्रदेश का गोरखपुर वाली बाउंड्री हमेशा टच करती रहती है। वहाँ पर लोग हमेशा ऐसे ही चले जाते हैं, किसी की आंख अगर कमज़ोर हो गई तो आंख बनवाने के लिए नेपाल, बिना किसी वीज़ा, बिना किसी पासपोर्ट का। तो इंटरनेशनल बाउंड्री एक ऐसी है जो नेपाल के साथ किसी भी वीज़ा और प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है। तो आपको पता चल गया सर कि उत्तराखंड, और उत्तराखंड को कैसे याद रखेंगे सर, पहले यूपी का भाग ही तो था उत्तराखंड सर, 2000 में अलग हो गया, 16 नवंबर 2000 को इसको काट करके अलग कर दिया गया, इसलिए आप ऐसे याद रखिएगा। तो दोस्तों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के बाद हमारा बिहार है, बिहार को टच करता ही है बिहार, और बिहार के बाद आप एक और स्टेट याद रख लीजिएगा सिक्किम, और सिक्किम के बाद वेस्ट बंगाल, तो आपको याद हो जाएगा। दोस्तों उसी प्रकार से भूटान है, भूटान एक छोटा सा राष्ट्र है, वहाँ पर आप देखिएगा तो भूटान वेस्ट बंगाल, सिक्किम और आंध्र और अरुणाचल प्रदेश और असम को टच करता है। इसी प्रकार म्यांमार है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। दोस्तों ये है हमारा म्यांमार और ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश। तो आपको याद हो जाएगा कि सर अरुणाचल प्रदेश को टच करता है, और अरुणाचल के जस्ट नीचे नागालैंड है, नागालैंड के जस्ट नीचे दोस्तों मणिपुर है, और मणिपुर के जस्ट नीचे मिजोरम है। तो आपको याद रखना होगा कि म्यांमार 4 स्टेटों के साथ बाउंड्री बनाता है। अगर दिक्कत होगा तो ऐसे याद रख लीजिएगा, म्यांमार 4 लोगों के साथ टच करता है, और 4 कौन है, असम दोस्तों अंदर है, इसलिए असम को टच नहीं करेगा। तो मुझे लगता है यहाँ तक किसी को कोई बात समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। उसके बाद है दोस्तों बांग्लादेश। अभी आप लोगों ने कल परसों के न्यूज़ में पढ़ा होगा, तो आपको समझ में आया होगा कि भारत और बांग्लादेश के बीच में कुशीनारा जल समझौता हुआ है, जो करंट की घटना है। इसलिए दोस्तों हमें हर तरीके से अब अलर्ट हो जाना पड़ेगा कि बांग्लादेश के साथ समझौता हुआ, इसलिए हम बांग्लादेश के साथ भारत के कितने राज्य टच करते हैं ये मुझे जुबान पे होना चाहिए। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कर्क रेखा याद कराते हुए, गर्म चीज़ बदतमीज़, तो बदतमीज़ से हम कुछ चीज़ आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों देखो वेस्ट बंगाल तो टच करेगा ही, क्योंकि बांग्लादेश का ही पार्ट है। बदतमीज़ त्रिपुरा, मिजोरम मीज हो गया, बदतमीज़ इतना तो याद ही हो गया। उसके बाद दोस्तों मेघालय और असम, ये इतनी बाउंड्रियाँ इसके साथ टच करती हैं। तो आपको अभी तक दोस्तों मैंने जो भी चीज़ बताया, आपको ये ज़रूर लगा होगा कि 5 स्टेट से आगे कोई भी बाउंड्री टच नहीं कर रहे होंगे। यहाँ देखिएगा 1 2 3 4 5, बांग्लादेश भी है, चाइना भी 5 लोगों के साथ बाउंड्री बनाता है, और ये भी कितने लोगों के साथ बनाता है, 5 लोगों के साथ बनाता है, पाकिस्तान भी। तो 5 से अधिक कोई बाउंड्री शेयर नहीं करता है, जिसमें आपको बांग्लादेश को दोस्तों कंठस्थ याद रखना होगा, क्योंकि बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करता है, 4096.7 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। इसलिए मुझे तो ये जुबान पे होना चाहिए, इसलिए मुझे लगता है दोस्तों कोई दिक्कत नहीं होगा। और बांग्लादेश और भारत के बीच में 54 नदियों का जल शेयरिंग होता है। आपको मैं बता दूं, इंटरनेशनल जब रिलेशन पढ़ते हैं तो उसमें हमको सब चीज़ एक्सप्लेन करना होता है, तो वहाँ पर अलग बात है। आपको याद बस क्या रखना होगा दोस्तों, सबसे लंबी बाउंड्री कौन शेयर करता है भारत के साथ, बांग्लादेश सर शेयर करता है। सबसे छोटी सर अफगानिस्तान, इसीलिए मैंने सबसे छोटी को ऊपर लिखा और सबसे बड़ी को नीचे लिखा, और दोनों की आपको बाउंड्री याद होना अति आवश्यक होना चाहिए। तो दोस्तों एक लोगों ने हमसे प्रश्न पूछा अभी कि सर श्रीलंका भी तो भारत का पड़ोसी देश है, दोस्त नहीं। हमारे पड़ोसी राष्ट्र होने का सेंस मैंने क्या बताया, बाउंड्रीज को टच करना, वो हमारी बाउंड्री को टच नहीं करता है, वो हमारा निकटतम पड़ोसी राष्ट्र है। इसीलिए वो देखो पाक जल संधि के माध्यम से श्रीलंका अलग है, इसलिए ये हमारा निकटतम पड़ोसी है, ना कि हमारा क्या है बताओ दोस्तों, ना कि ये हमारा पड़ोसी राष्ट्र है। इसलिए निकटतम पड़ोसी राष्ट्र पूछेगा तो श्रीलंका होगा, पड़ोसी राष्ट्र तो यही है। बात समझ में आपको स्पष्ट हो चुकी होगी। तो दोस्तों आपको एक बार क्या करना होगा, मैप को एक बार पूरा घुमा करके देख लेना होगा। जैसे यहाँ पर आ जाइए, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, फिर इधर चले आइए, फिर बिहार के बाद फिर इधर बढ़ते चले जाइए धीरे धीरे, फिर इधर के स्टेट को टच करते हुए आइए, फिर यहाँ पर आइए, फिर बंगाल, फिर इसके नीचे आइए, फिर ऐसे ऐसे आप टच करते हुए जब बढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि बाउंड्रीज तो आसान करना याद है। तो दोस्तों अब हम ध्यान से इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं।
और ध्यान से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। भारत के पड़ोसी राष्ट्रों की संख्या कितनी है दोस्तों? 7। 8 कभी मार के मत आइएगा, क्योंकि श्रीलंका को मत जोड़ लीजिएगा, क्योंकि श्रीलंका हमारा निकटतम पड़ोसी राष्ट्र है। पड़ोसी राष्ट्र और निकटतम पड़ोसी राष्ट्र में हमेशा अंतर होता है, तो इस बात को आपको समझना होगा। अब ध्यान से सुनिएगा। ये तो हमने सर बता दिया कि आप लोग, सर आपने तो ये बता दिया कि निकटतम पड़ोसी राष्ट्र कौन कौन है और निकटतम पड़ोसी राष्ट्र कौन कौन नहीं है। तो देखो दोस्तों, ये हमारा क्या है? ये हमारा अरब सागर है। क्या है? अरब सागर है। और ये हमारा बंगाल की खाड़ी है। ये तो आपको बात पता चल गई दोस्तों। बहुत फैक्चुअल टॉपिक है, लेकिन इसको भी हम सोच रहे हैं कि आप रटे ना। देखो दोस्तों, ये हमारा गुजरात है और यहीं से हमारे समुद्र समाप्त हो जाते हैं। समुद्र यहीं से और यहाँ से ये चीज़ समाप्त हो जाते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। ये पहला है गुजरात, और गुजरात के नीचे जस्ट आएंगे, यहाँ पर क्या है? महाराष्ट्र। क्या है दोस्तों? महाराष्ट्र। और इसके नीचे आएंगे छोटा सा पार्ट, क्या है? गोवा। और गोवा के जस्ट नीचे ऐसे आएंगे, यहाँ पर क्या है? मान लीजिए कर्नाटका। और यहाँ पर आएंगे दोस्तों, क्या है? केरल। फिर इधर बढ़ेंगे दोस्तों, ये क्या है? तमिलनाडु। आपको दिख रहा होगा अच्छे से। फिर इसके ऊपर बढ़ेंगे दोस्तों, क्या है? आंध्र प्रदेश। फिर ऊपर बढ़ेंगे, क्या है दोस्तों? उड़ीसा है सर। ओके, अब ध्यान से सुनिए, पूरे स्टेट को एक बार काउंट कर लीजिए। सर गुजरात आपने गिनाया 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8। अच्छा, ये बंगाल की खाड़ी है, सॉरी। एक बार फिर से आप काउंट करें। गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8। दोस्तों, इस आंध्रा के ऊपर उड़ीसा है और उड़ीसा के जस्ट ऊपर आपको क्या मिलेगा? पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा। ये है उड़ीसा और उड़ीसा के जस्ट ऊपर क्या मिलेगा? वेस्ट बंगाल। तो दोस्तों आपको ध्यान से देखने को मिलेगा कि भारत के 9 ऐसे तटीय राज्य हैं जो समुद्री सीमा का निर्माण करते हैं। तो 9 राज्य कौन कौन से हैं? आपको अवश्य यह बात पता चल चुकी होगी कि सर भारत के 9 स्टेट्स वो हैं जो समुद्री सीमा का निर्माण करते हैं, जो तटीय राज्य हैं। कौन कौन है सर? एक बार देखिए, गुजरात, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे गोवा, गोवा के नीचे कर्नाटका, फिर उसके नीचे केरला, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्रा, फिर उड़ीसा, फिर वेस्ट बंगाल। तो मुझे लगता है दोस्तों आपको ये समझ में आ चुकी होगी। तो भारत के तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा कि सर भारत के तटीय राज्य कितने हैं? तटीय राज्यों की संख्या 9 है। और यही 9 राज्य आप लोग लिख लीजिएगा दोस्तों। कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे? देखो दोस्तों, जितना मैंने रेड से मैंने कवर किया है, इसी को आप लोग 9 तटीय राज्यों की तरफ से लिख लीजिएगा। अब आपसे प्रश्न क्या पूछेगा कि सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य भारत में कौन सा है? तो आप खुद देखिए दोस्तों, अगर इस गुजरात को मैं खोल दूं तो सबसे बड़ी क्या होगी? गुजरात होगी। उसके बाद क्या आपको दिख रहा है सर? आंध्रा होगी। तो प्रश्न पूछता है, ये है दोस्तों पश्चिम और ये है दोस्तों पूर्व। तो पश्चिमी तटीय राज्यों पर, पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में सबसे लंबी रेखा वाला भारत का राज्य कौन है? तो दोस्तों गुजरात। और सबसे छोटा और पूर्वी तटीय राज्यों वाला सबसे लंबी तटरेखा किसका है सर? आंध्र प्रदेश का है। तो दोस्तों मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो एक नोट्स बनाते हैं और नोट्स बना के हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, शीर्ष तटीय राज्य, आप लोग इसको लिख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि पेपर उठा के देखेंगे ना तो फैक्चुअल में ये चीज़ पूछ ही देता है। तो शीर्ष तटीय राज्य में पहला कौन है दोस्तों? गुजरात है। आपको यह बात समझ में आ चुकी कि सर गुजरात सबसे फर्स्ट लेवल पे है। उसके बाद सर कौन है? तो गुजरात के बाद सर आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश है दूसरे नंबर पर। तो फर्स्ट नंबर पे सर गुजरात है, सेकंड नंबर पे सर आंध्रा है और तीसरे नंबर पे सर तमिलनाडु है। तो आपको समझ में आ गया सर कि 3 तो क्रम आपसे कभी भी लगवा सकता है, इसलिए 3 तक याद रखिएगा। अगर चाहें तो आप चौथा भी याद रख सकते हैं। चौथे नंबर पे कौन है दोस्तों? महाराष्ट्र है। इसलिए सबसे शीर्ष तटीय राज्य, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य भारत में कौन सा है सर? तो सर वह है गुजरात। गुजरात के बाद सर आंध्रा, आंध्रा के बाद सर
तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद सर महाराष्ट्र है। मुझे नहीं लगता कि मेरे किसी भी भाई को कोई भी दिक्कत हुआ होगा। बताओ मेरे भाई, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। अब देखो दोस्तों, इसी के साथ एक और फैक्ट यहाँ पर कर लेते हैं। शीर्ष तटीय केंद्र शासित प्रदेश वाला सिस्टम अगर आपसे पूछ दिया, शीर्ष तटीय केंद्र शासित प्रदेश राज्य, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अंडमान निकोबार आपको पता है कि अंडमान निकोबार की बाउंड्री यहाँ तक आती है और ऐसे ऐसे दोस्तों ये ग्रेट निकोबार तक आती है। इसकी बाउंड्री तो सबसे लंबी है सर। और इधर है दोस्तों एक हमारा छोटा सा लक्षद्वीप, ये भी क्या है? ये तो दिल्ली से बड़ा ही है ना। तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश वाला राज्य कौन सा है? तो सर अंडमान निकोबार है। अगर केंद्र शासित प्रदेश में पूछेगा तो अंडमान निकोबार है, राज्यों में पूछेगा तो सर गुजरात है। और राज्यों में देखिए इस समय मोदी जी तो हल्का मचाए हुए हैं, इसलिए गुजरात को आप लोग प्रायोरिटी देंगे ही, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए देखो दोस्तों, दूसरे नंबर पे कौन सा है सर? लक्षद्वीप है। तीसरे नंबर पे कौन सा है सर? पांडिचेरी है। क्योंकि दोस्तों पांडिचेरी 4 स्टेटों में विद्यमान है, कराईकल है, यनम है, माहे है और खुद पांडिचेरी खुद में है। 4 स्टेटों में वह विद्यमान है, इसलिए तीसरे नंबर पे पांडिचेरी। तो मुझे लगता है दोस्तों कि आपको फैक्ट्स यहाँ तक तो याद हो चुका होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे बढ़ें दोस्तों, अब ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। मुझे नहीं लगता किसी तरह से कोई भी आपको दिक्कत होगा। उतार लीजिए और उतार करके जल्दी आप लोग कमेंट्स करें ताकि मैं आगे बढ़ूं, किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम आपको न हो। तो हो गया दोस्तों, आइए आगे हम लोग बात करते हैं। ध्यान से सुनिए, हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा, टॉपिक्स को अच्छे से थोड़ा सा देखो दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से वाला भी राज्य प्रश्न में पूछता है, इसलिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य अगर हम देखने की कोशिश करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों क्षेत्रफल तो सबसे बड़ा भारत में किसका है सर? राजस्थान का। तो याद रखिएगा दोस्तों तटीय राज्यों में सबसे बड़ा राज्य गुजरात है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तों? राजस्थान है। उसके बाद कौन सा है दोस्तों? मध्य प्रदेश है। उसके बाद कौन सा है दोस्तों? महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र है। उसके बाद कौन सा है दोस्तों? उत्तर प्रदेश है। आपको अब बात तो अवश्य पता चल चुकी होगी कि सर क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूरे भारत के मैप को देखा जाए तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। मुझे नहीं लगता अब कोई दिक्कत होगा। बताओ मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों गोवा है। आपको समझ में आ गया, सबसे छोटी बाउंड्री इसी की है और सबसे छोटा यही है। बताओ मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो ये सब माइन्यूट छोटा छोटा क्वेश्चन है, आपको जितने मोटे मोटे ध्यान रखने चाहिए थी मैंने उतने आपको कवर कराने की कोशिश किया है कि दोस्तों तटीय राज्यों की अगर बाउंड्री पूछेगा तो ये आपको याद होना चाहिए, कौन कौन किससे कितनी बाउंड्री शेयर करता है, भारत के तटीय राज्यों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो आपको पता हो गया। अब ये चीज़ आप लोग अपने नोट्स के माध्यम से आप लोग देखिएगा कि 75 से 16.6 किलोमीटर इसकी क्या है, समुद्री सीमा के साथ इसकी पूरी लंबाई है। इसकी स्थलीय खंड की सीमा की लंबाई कितनी, ये सब प्रश्न में आता भी नहीं है, इसलिए हम थोड़ा स्मार्टली पढ़ेंगे। तो दोस्तों मुझे लगता है आपको ये चीज़ पूरी समझ में आ चुका होगा। मैंने मानक समय रेखा के साथ साथ भारत का क्षेत्रफलीय विस्तार भी मैंने समझाया था और एक मोटा मोटा मैंने यहाँ पर समझाया कि भारत के 9 तटीय राज्य हैं। ये 9 तटीय राज्य आपको याद हो जाने चाहिए। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सर देखा जाए तो राजस्थान सबसे बड़ा है, राजस्थान के बाद सर एमपी आता है और एमपी के बाद महाराष्ट्र आता है, महाराष्ट्र के बाद हमारा उत्तर प्रदेश आता है। तो मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो सबसे लंबी बाउंड्री पश्चिमी कोस्ट पर कौन बनाता है सर? गुजरात। और पूर्वी कोस्ट पर कौन बनाता है सर? आंध्रा। अगर यूनियन टेरिटरीज में देखा जाए तो सर अंडमान निकोबार की बाउंड्री सबसे ज़्यादा, उसके बाद सर लक्षद्वीप की, उसके बाद सर पांडिचेरी की। मैंने ये चीज़ बता दिया। तो दोस्तों आप लोग इतना याद जरूर रखिएगा, बांग्लादेश कितने राष्ट्रों के साथ, भारत में कितने राज्यों के साथ बाउंड्री बनाता है? तो सर 5 राज्यों के साथ बनाता है। तो बांग्लादेश खुद एक वेस्ट बंगाल के साथ बनाएगा, वेस्ट बंगाल के बाद किसके साथ? त्रिपुरा के साथ, त्रिपुरा के साथ
मिजोरम के साथ बनाएगा, और मिजोरम के बाद मैंने यहाँ लिखा असम के साथ, और फिर उधर मेघालय के साथ। कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग इस बात को बार बार पॉइंटली याद रखिएगा। आइए दोस्तों, हमने आप लोगों से बोला था कि स्मार्ट स्टडी करिए। स्मार्ट स्टडी का मतलब क्या होता है, इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग गौर से सुनिएगा। और स्मार्ट स्टूडेंट कौन होता है, स्मार्ट स्टूडेंट मेरे अनुसार कौन होता है, ये मेरी खुद की परिभाषा बनाई हुई है, इसलिए हम इसी का अनुसरण करते हैं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। पहला है SMART। स्मार्ट स्टूडेंट का मतलब मेरे अनुसार क्या होता है। देखो दोस्तों, जिस व्यक्ति के अंतर्गत सिंप्लिसिटी हो, एकदम बिल्कुल सिंपल हो, सिंप्लिसिटी हो। पहला चीज़ यह है कि वह सिंप्लिसिटी हो, सिंपल हो। दूसरा चीज़ मोरल हो, नैतिक हो, बिल्कुल अपने कार्यों के प्रति नैतिक हो, नैतिक जिम्मेदारियों के साथ उसका निर्वहन करता हो। और तीसरा चीज़ क्या है, अकाउंटेबिलिटी को फॉलो करता हो, अर्थात अपने उत्तरदायित्व को समझता हो। और रिस्पॉन्सिबल हो, अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदार हो। और टी का मतलब क्या होता है दोस्तों, ट्रेंड हो, किसी भी चीज़ में ट्रेंड हो, या इसके पास एक टैलेंट हो किसी एरिया में, वही बंदा दोस्तों मेरे अनुसार एक स्मार्ट स्टूडेंट कहलाता है। तो आप अपने आप को खुद मापिएगा कि आप कितने सिंपल हैं, कितने मोरल हैं, कितने अकाउंटेबल हैं, कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, और कितने ट्रेंड हैं, और कितने टैलेंटेड हैं। यही चीज़ मिला करके एक व्यक्ति को स्मार्ट बनाती है, और व्यक्ति इसी का अनुसरण करते हुए दोस्तों लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है। तो मुझे लगता है दोस्तों, आपको भारत का सामान्य परिचय आज जो समाप्त मैंने किया, ये चीज़ मोटा मोटा आपको समझ में आ चुका होगा। और इसी के तत्पश्चात दोस्तों हम टॉपिक की शुरुआत करेंगे, और वो हमारा टॉपिक होगा कुछ और नहीं होगा, भारत का भौतिक प्रदेश। क्योंकि हमने मेरी पहली वीडियो आप लोग देखेंगे तो मैंने भारत के सामान्य परिचय के पश्चात ही हिमालय के कॉन्टेक्स्ट को मैंने उठाया था। और दोस्तों हिमालय को हम लगभग 2 वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि आपको समझ मुझे पैदा करानी है। इसलिए हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत पे बात करेंगे। वो सिद्धांत कहीं और नहीं, आपके लिए ज़रूरत है। इसलिए फिर उसके बाद हम लोग ट्रांस हिमालय, काराकोरम हिमालय, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, फिर शिवालिक तक पढ़ते हुए फिर आएंगे जलोढ़ प्लेन के साथ भारत को समाप्त करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। एंड गुड नाइट, टेक केयर एंड हैप्पी इन योर लाइफ।